न्यूरोलॉजी है क्या एक तरह से, ताकि मेरी ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाए? सो न्यूरोलॉजी जो होता है वो हम ब्रेन को ट्रीट करते हैं। कोई भी बीमारी ऐसी है जो ब्रेन या स्पाइन से जुड़ी हुई है, उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा होती है। ये ब्रेन का जो सरफेस होता है कि वो लेफ्ट और जैसे मैंने सुना राइट हेमिस्फीयर में होता है, तो किस पार्ट का क्या काम होता है? मैं एक ब्रेन ही दिखाती हूँ कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है कि जो लेफ्ट एंड राइट कनेक्शन होता है और ब्रेन जो पूरा होता है वो एक फोल्डेड फॉर्म में होता है। अगर मैं उसको अनफोल्ड कर दूं, अगर मैं उसको खोल दूं, तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि मुझे 2 टेनिस कॉर्ट भी कम पड़ जाएंगे। मैम, जैसे अभी हमने आइंस्टाइन की बात करी थी, बिल्कुल, तो आइंस्टाइन की एक स्टडी हुई थी बेसिकली, एंडरसन ने की थी 2013 में। उसमें ये था कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो मोस्टली डिपेंड करती है आपकी एनवायरनमेंट पे। सो पहले तो हम इंटेलिजेंस को समझते हैं। सो जब मैं पढ़ाई करती हूँ, स्कूल में मेरे कितने नंबर आएंगे वगैरह, ये उसका जो मेजरमेंट होता है वो इसको हम IQ बोलते हैं, इंटेलिजेंट कोशेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मैम जैसे हमारे एशियंट योगीज थे, वो तपस्या जब करते थे तो बोलते हैं कि वो अपनी माइंड की है ना एक इतने अंदर से हिडन पावर्स को इतना एक्टिवेट कर लेते थे कि फिर उनको नहीं पता लगता था कि वो किस स्टेज में है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही सुंदर सा स्टडी है। एक मिंग्योर करके इंसान था, बुद्धिस्ट मॉन्क था। ये अपने जब ब्रेन में स्टोरेज करते हैं इंफॉर्मेशन की, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम सेव करते हैं, तो क्या उसकी भी जो लिमिटेशन है वो अनलिमिटेड है, या हम उसको आने वाले टाइम में क्या जैसे AI चल रहा है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं? मॉडर्न न्यूरोसाइंस इस बारे में क्या कह रहे हैं? एक सिंपल से तरीके से समझते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास एक डेस्कटॉप है तो मेरे डेस्कटॉप की जो मेमोरी होगी वो कहाँ होगी? ड्राइव में होगी। सेम वे मेरा ये फिजिकल ब्रेन है वो मेरा ड्राइव है, लेकिन मेरे पास आजकल क्लाउड पे भी बहुत सारा स्टोरेज है। मेरी गूगल ड्राइव में 2 TB का स्टोरेज हो गया, तो वो कहाँ है? नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस पावर पैक्ट शो में आपका स्वागत है, जहां हम ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं जो अक्सर हर कोई नहीं करना चाहता। तो इसी कड़ी में आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है और आप इसकी 100% पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं, तो आप क्या कहोगे? तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ी है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता अदातिया। तो मैं मैम का स्वागत करना चाहूँगा अपने पॉडकास्ट में। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू फॉर दिस इनवाइट। ओके मैम, तो मैम थोड़े से अपनी जर्नी पे आप नज़र डालिए पहले कि न्यूरोलॉजी है क्या एक तरह से, ताकि मेरी ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही स्वागत है सब लोगों का जो हमें सुन रहे हैं। सो न्यूरोलॉजी जो होता है वो हम ब्रेन को ट्रीट करते हैं। कोई भी बीमारी ऐसी है जो ब्रेन या स्पाइन से जुड़ी हुई है, उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा होती है। ठीक है। अगर हम मन की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम उसे साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी की प्रैक्टिस बोलते हैं। न्यूरोलॉजी में थोड़ा सा साइकोलॉजी आ ही जाता है, क्योंकि अगर मैं लोगों को पूछूं कि तुम्हारा मन कहाँ है, मन का है, तुरंत जाता है अरे ब्रेन के अंदर है, मन खैर सब जगह पे है, तो दैट इज साइकोलॉजी। और बाद में आता है न्यूरो सर्जरी, कि जो ब्रेन की सर्जरी करते हैं, ब्रेन में कोई दिक्कत आ गई, उसको बाहर निकालना है, उसको रिपेयर करना है वगैरह, तो वो न्यूरो सर्जन होता है। लेकिन जोक करके मैं कहती हूँ कि मैं एक ब्रेन प्लम्बर हूँ। आई फिक्स ब्रोकन ब्रेन्स, ये मेरा दिन का काम है। पेशेंट्स जो आते हैं क्लिनिकली, जो मिसफिट रहते हैं, जिनको लकवा है, जिनको देखने में मुश्किल होती है, या पैरालिसिस जिसको हम बोलते हैं, ट्रेमर्स वगैरह बोलते हैं, तो हम उनको ठीक करते हैं। ठीक है। तो मैम जैसे आपने बताया कि आप ब्रेन से डील करते हैं जी। जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे साइंटिस्ट है वो आजकल यूनिवर्स में डार्क मैटर ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। पर जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर भी कई ऐसे एरियाज हैं जो हम कह सकते हैं हिडन है, ठीक है, अनयूज्ड है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? फिर पहले तो हमें अचरज की बात होगी कि अगर हम ब्रेन की बात करें, जब फर्स्ट टाइम मैंने ब्रेन के बारे में सीखा, आई वाज कंप्लीटली माइंड ब्लोन। सो एक ऐसा फैक्ट है पहले तो कि ब्रेन के अंदर 100 बिलियन कोशिका होती है, द ब्रेन सेल्स। एंड इफ आई वेयर टू स्टोर द मेमोरी, अगर मैं उसमें से मेमोरी सारी निकाल लूं ब्रेन की, तो मुझे बुर्ज खलीफा, जो कि टॉलेस्ट टावर है, दुबई में मैं रहती हूँ तो आई कैन कनेक्ट टू दैट, सो वो पूरा अगर मैंने बुर्ज खलीफा भी स्टैक कर लिया तो उसकी मेमोरी पावर खत्म नहीं होगी। इट इज टू
1.5 पेटाबाइट्स और एक पेटाबाइट होता है 1,000,000 गीगाबाइट. Okay. That is the normal power of one single brain. Trillions of synapses, इतने सारे connections है उसके अंदर कि it's just mind blowing. So कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम if we zoom out तो उसका जो look है ना वो बिल्कुल यूनिवर्स के जैसा है. तो यूनिवर्स में जैसे 95% बोलते हैं कि अभी तक हमें पता नहीं है, या द डार्क एनर्जी या डार्क मैटर हम साइंटिस्ट अभी ढूंढ नहीं पाए हैं. सो एग्जैक्टली कुछ इसी तरह ब्रेन में भी काफी सारी दूसरी कोशिकाएं होती है, नर्व के सेल्स होते हैं. अच्छा. जो अभी तक साइंटिस्ट पता नहीं कर पाए कि ये कर क्या रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट बिन एबल टू सी दैट अंडर सर्टन माइक्रोस्कोप्स, यू नो. तो कोई सपोर्ट सेल्स होते हैं जिसको हम ग्लाया बोलते हैं, और वो ग्लाया इतने सारे हैं. एक पॉइंट पे उनको लगा था कि ये तो खाली सपोर्ट कर रहे हैं, बट दे हैव सो मेनी अदर फंक्शंस. उनके कई कई सारे दूसरे फंक्शन होते हैं जो अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं है. तो अगर मैं कहूँ कि वी आर जस्ट एट द सरफेस, एट द टिप ऑफ आइसबर्ग, कि हम ब्रेन को जानते हैं, बस टिप ऑफ आइसबर्ग, उतनी ही नॉलेज अभी फिलहाल न्यूरोसाइंस के पास इस जमाने में भी, मॉडर्न जमाने में भी, एआई के जमाने में भी है. सो दैट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग. ओके. तो मैम जैसे आपने बताया कि हमारा ब्रेन में काफी ज्यादा न्यूरॉन्स है, शायद हमें पता भी नहीं कितने सारे होंगे. बिल्कुल. तो आप ऑडियंस को बताओगे कि ब्रेन का जो सरफेस होता है कि वो लेफ्ट और जैसे मैंने सुना राइट हेमिस्फीयर में होता है, तो किस पार्ट का क्या काम होता है, आप थोड़ा सा ताकि कनेक्ट कर पाए. बिल्कुल. और एक और वेरी इंटरेस्टिंग चीज जो है होती है, मैं एक ब्रेन ही दिखाती हूँ कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है कि जो लेफ्ट एंड राइट कनेक्शन होता है, और ब्रेन जो पूरा होता है वो एक फोल्डेड फॉर्म में होता है. अगर मैं उसको अनफोल्ड कर दूं, अगर मैं उसको खोल दूं, तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि मुझे 2 टेनिस कॉर्ट भी कम पड़ जाएंगे. अच्छा. दैट इज हाउ द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रेन इज. इट्स जस्ट मैसिवली रैप्ड. तो एक होता है हमारा लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड. वो दोनों को कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोजम से. तो लेफ्ट साइड का जो काम होता है वो ये होता है कि एनालिटिकल चीजें करना, लीनियर सी चीजें करना, कोई भी स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म की कोई भी काम करना, नंबर्स पे काम करना. तो लेफ्ट इज स्लाइटली मोर लीनियर इन नेचर. तो राइट वाला जो होता है वो ज्यादा करके क्रिएटिव होता है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना, फ्यूचर में क्या होगा, नई तरीके की वो करना, न्यूनतम चीजों को सोचना. तो वो राइट से होता है. लेकिन कई देयर आर सम मिसकंसेप्शंस आल्सो. एक बहुत बड़ी मिथ ये है कि लोग लेफ्ट ब्रेन होते हैं या राइट ब्रेन होता है. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन में दोनों जो चीजें होती है वो कम्युनिकेट करती है. बोथ आर कनेक्टेड, वो जुड़ी हुई है, और एक दूसरे का जो इंफॉर्मेशन है वो बखूबी पास ऑन होते रहती है. बट लार्जली जो पीपल होते हैं, और वही हमने हमारी लेटेस्ट बुक फ्यूचर रेडी नाउ में भी बताया है, कि मोस्टली पीपल हैव अ थिंकिंग प्रेफरेंस towards one or the other side, and also towards upper brain, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है जो ऊपर की तरफ होता है, और एक होता है इनर ब्रेन, जिसको हम इमोशनल ब्रेन या लिम्बिक ब्रेन भी बोलते हैं. सो अगर बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम ब्रेन के बारे में बात करें, तो ये मेरा मेन ब्रेन स्टेम हो गया, जहाँ पे मैं सांस ले रही हूँ, मेरा धड़कन चल रहा है, और ये वाला इनर ब्रेन और इमोशनल ब्रेन. और ये वाला ऊपर का जो ब्रेन है, विच इज माई वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रंटल ब्रेन और रैशनल ब्रेन. सो हर एक का अपना अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेट्स पुट इट दैट वे. जब लोग, लॉट ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम एंजाइटी, बहुत टेंशन हो जाता है, अब मान लो कोई भी काम करने आ गया, फ्रीज हो गया, ब्रेन एकदम फॉग में चला गया, अब मैं आगे कैसे काम करूं, तो वो होता है लिम्बिक सिस्टम जो है, ये आपकी जो इनर ब्रेन है वो बराबर से काम नहीं कर रही है. इट्स स्टन्ड. तो मैम पर ये भी तो सकता है ना कि जैसे आपने कहा वो स्टन हो गया, जैसे हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट के मोड में चले जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो उससे अटैच रहता है. बिल्कुल. सो आपने जो एग्जैक्टली बताया उसको हम सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं. हाँ, और पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो हमारी बेसलाइन टोन होती है, जब हम अच्छा काम कर पाए, एकदम कूल है, काम है, सारी चीजें रिलैक्स होके कर रहे हैं, वो है पैरासिम्पैथेटिक. और जब फाइट फ्लाइट, ब्रेन हैज टू अवॉइड ऑल द थ्रेट्स व्हिच इज कमिंग इन. तो जो थ्रेट को हम फाइट करते हैं वो हमारी सिंपैथेटिक सिस्टम होती है. तो लिम्बिक सिस्टम जो है वो ये फाइट वाला काम करती है, फाइट फ्लाइट फ्रीज. अब इंटरेस्टिंग चीज ये है ब्रेन के अंदर में कि लिम्बिक सिस्टम और फ्रंटल कॉर्टेक्स ऐसे सीसॉ की तरह काम करते हैं. तो अगर मेरा फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि मेरा मेन ब्रेन है, जहां पे मैं डिसीजन लेती हूँ, सही क्या है गलत क्या है, माई द वे ऑफ माई क्रिएटिविटी, जो मेरी पूरी जो रचनात्मक शक्ति है, वो सब मुझे यहाँ से आती है. लेकिन अगर मेरा लिम्बिक सिस्टम बहुत ज्यादा फायर कर रहा है तो ये बिल्कुल दबा हुआ रहेगा. ठीक है. तो ऑपोजिट है. सो आपने देखा होगा कई बच्चे हैं जो एग्जाम में जाते हैं और सडनली ब्लैक आउट. व्हाई? लिम्बिक सिस्टम बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो
frontal lobe is not working. नॉट वर्किंग, ठीक है। तो मैम जैसे कुछ बच्चे आपने देखे होंगे लेफ्टी होते हैं, कुछ राइटी होती है, बिल्कुल, तो इसका भी हमारे ब्रेन से कनेक्शन होता है? बिल्कुल होता है। जो लेफ्ट हैंडेड है, तकरीबन 13 से 15% लोग पूरी दुनिया में लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ठीक है। सो मैं उस टाइप में बिलीव करती हूँ कि अगर बच्चा मान लो पैदाइशी ही लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर रहा है, तो हमें फोर्स नहीं करना चाहिए राइट के लिए, बिकॉज दैट इज हाउ हिज ब्रेन वायरिंग इज ऑल्सो कनेक्टेड। तो जैसे मैंने ये राइट हाथ हिला लिया तो मेरा लेफ्ट ब्रेन फायर हो रहा है, मैंने लेफ्ट हाथ हिला लिया तो राइट ब्रेन फायर हो रहा है। सो दैट इज अब हाउ द वायरिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो जो ये लेफ्ट हैंडेड बच्चे होते हैं, उनका बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सर्वे हुआ था कि वो क्या अलग करते हैं राइट हैंड से, बिकॉज द रिमेनिंग पीपल 85% आर राइट हैंडेड। मैं भी राइट हैंडेड हूँ, आप क्या है? लेफ्टी। Oh, very good. So you fall into that 15% of the population. They are excellent scuba divers. Okay. They are excellent in reading. They have very exceptional powers of communication. तो ये सारी चीज जो है वो लेफ्ट हैंडेड में स्टडी करी गई है। अच्छा। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो स्पीच का सेंटर होता है, वेयर यू टॉक, वो मोस्टली जो राइट हैंडेड होता है उसमें 95% में लेफ्ट में होता है। ठीक है। So you guys have an advantage, the 15%, क्योंकि आप में दोनों में हो सकता है। दोनों में हो सकता है। So that's the benefit. ठीक है। और मैम एक चीज हो रहा है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कुछ रोट लर्निंग पे ध्यान देते हैं, बिल्कुल। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि until and unless वो कुछ लिखेंगे नहीं, वो कुछ याद नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जो हमारी ये पॉइंट्स हैं जो थंब में और फिंगर में, कहते हैं जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ब्रेन का कोई एक पार्ट एक्टिव होता है, बिल्कुल, वो जो हमें रिकॉलिंग में मदद करता है। बिल्कुल। तो ये क्या सच है? बिल्कुल सच है। देखो, मेमोरी जो होती है ना, उसके 5 स्टेजेस होता है। अगर कोई भी बच्चा सुन रहा है तो पहले सबसे पहला क्या करना होता है? अटेंशन। अभी भी लोग सुन रहे हैं तो सबसे पहली चीज होती है अटेंशन। एक बार मैंने जब अटेंड कर लिया तो नेक्स्ट क्या है? मुझे उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे उसको जाके ब्रेन में कोड करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे उसको जाके स्टोर करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, और उसके बाद जाके रिट्राइव करना पड़ेगा। सो मेमोरी गोज थ्रू दीज 5 स्टेजेस। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये होती है वो मुद्रा भी होती है। अगर हम एंशिएंट विजडम की बात करें तो दिस इज ऑल्सो अ मुद्रा। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो क्यों ऐसा बैठते हैं? बिकॉज दिस हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन फॉर एक्टिवेटिंग योर फ्रंटल कॉर्टेक्स। आपकी जो मेन ब्रेन की हमने जो बात करी वो उसको एक्टिवेट करता है। अब मेमोरी में ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी अभी रिसर्च आई है कि आप कैसे उसको एसोसिएटिव मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बताती हूँ क्या होता है एसोसिएटिव मेमोरी। अब मान लो आप और मैं कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, मुश्किल सा सवाल है, समझ में नहीं आ रहा है। आप कोई भी एक कैंडल, एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस की या दिया जला लो, उस लेट्स से अज्यूम करो, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों वेनिला आ रहा है, लेकिन वेनिला फ्लेवर का मैंने एक वो जला लिया कैंडल, ऑटोमेटिकली वो जो स्मेल है वो मेरे एरियाज में और मैथमेटिकल फॉर्मूला के साथ जुड़ के एक एसोसिएशन बना देगी। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी तो मेरे दिमाग में वो वेनिला फ्लेवर आएगा और मुझे ये याद आ जाएगा। सो स्मेल्स कैन एक्ट एज एंकर। या तो कोई पर्टिकुलर चीज है जो हम लिख रहे हैं तो वो एंकरिंग का काम करता है, वो रीइंफोर्स कर दिया, आपने पहले समझा फिर उसको लिख दिया, तो आपके ब्रेन की वायरिंग जो है वो दुगनी हो जाती है। ठीक है, मतलब राइटिंग इज नेसेसरी, एसोसिएट कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और जैसे आपने ये अभी बात की थी कि 5 मॉडल है, पास मॉडल कहते हैं शायद साइकोलॉजी में। हाँ, आप साइकोलॉजिस्ट है तो ठीक है। तो मैम ये तो हमने बात करी कि हमें पता चल गया कि ब्रेन का फंक्शन क्या है और क्या क्या पार्ट्स हैं। बिल्कुल। जैसे एक आपने सुना होगा कि एक मिथ है कि 10% ही हम ब्रेन का यूज कर पाते हैं, 90% आपका हिडन रहता है। बिल्कुल। तो क्या हम उस पोटेंशियल को हम यूज कर सकते हैं? सो सबसे पहले अच्छा हुआ आपने पहले से ही बता दिया कि ये मिथ है, ये एक्चुअल में मिथ है। अच्छा। द पीपल हैव बीन थिंकिंग कि हम 5% यूज करते हैं, हम 10% यूज करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पूरा ब्रेन हर हिस्से को अलग अलग चीजों के लिए बखूबी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई भी चीज विजुअली देखनी है कि इसका डिस्टेंस क्या है, इसकी डेप्थ क्या है, तो मुझे हर कुछ समझना पड़ेगा। मुझे उसकी डेप्थ भी समझनी पड़ेगी, उसका कलर भी समझना पड़ेगा, मुझे आउटरीच भी समझनी पड़ेगी। तो सिंपल सी एक चीज देखने के लिए भी आई एम यूजिंग एटलीस्ट 5 or 6 different areas. So all the time, सारे टाइम पे हम कहीं ना कहीं मोस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन जरूर यूज करते हैं, एक्सेप्ट जब हम डूम स्क्रोलिंग करते हैं, जब हम बैठे ये जो इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह, फेसबुक की रील्स वगैरह करते जाते हैं, दैट इज डेंजरस। कभी भी मुकुल आपने कोई भी इंस्टाग्राम की उसमें एंड देखा है या फेसबुक की फीड को एंड होते हुए देखा है? नहीं। दिस वॉज बाय डिजाइन। ये न्यूरो साइंस का प्रॉपर डिजाइन था कि आई वॉन्टेड माई ब्रेन हैड टू बी कंज्यूम्ड इन दैट। तो जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो एक फास्ट रिदम होती है ब्रेन में,
इट्स कॉल्ड बीटा, वो जनरेट होती है। ठीक है। जब मैं आंख बंद कर देती हूँ तो एक स्लो रिदम अल्फा जनरेट होती है। जस्ट सोने से पहले थीटा आता है, एंड दैट्स थीटा इज वेरी पावरफुल। इसीलिए जिसको जो याद रखना है ना, वो अगर थीटा स्टेट में कर ले कि हाँ मैं मुझे इतनी इतनी चीजें करनी है, विजुअलाइज कर ले, तो मैनिफेस्टेशन के लिए वो थीटा स्टेट है, वो बहुत पावरफुल होता है। हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और जब मैं सो गई तो वो डेल्टा होता है। तो बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा, ये 4 वेव्स हमारे उसमें चलते रहती है। जैसे ही मैंने डूम स्क्रोलिंग करना शुरू कर दिया, एक ही रिदम, आइडलिंग रिदम शुरू हो जाती है। अच्छा। एंड दैट इज डैमेजिंग द ब्रेन। पुराने जमाने में टीवी को क्या कहते थे हम? इडियट बॉक्स। And indeed it was an idiot box, क्योंकि जैसे ही मैं वो देख रही हूँ तो I'm constantly only producing single rhythm. So screens that way I am a little this about it. मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है। I think हम लोग सब लोग, you and me including, screenagers बन गए हैं। We have become that, you know. So हमें थोड़ी सी careful रहना पड़ेगा कि हम consume ना हो जाए, लेकिन हम उसे सीखते रहे, and then it is fine. ठीक है मैम, जैसे आपने बात करी अभी जैसे स्लीप साइकिल की, बेसिकली जी हमने देखा है कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं, डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि जो रात के 10 बजे से और सुबह के 4 से 5 बजे का टाइम होता है ना, बिल्कुल, उसमें ही आप डीप स्लीप में जा सकते हैं। बिल्कुल। और उसी में ही फिर आपकी क्या है कि डीप स्लीप में आपकी बॉडी भी हील करते हैं, ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल। तो मैम जब हम रात को, जैसे कोई वर्किंग इंडिविजुअल है या कोई स्टूडेंट है, रात को वो पढ़ता है या अपना काम करता है, तो ब्रेन फंक्शनिंग में वो इशू क्रिएट कर रहा है अपने। करेक्ट। सो बहुत अच्छी बात करी आपने। हाँ. वो हीलिंग होता है स्लीप से। तो स्लीप इज ऑल्सो कॉल्ड द नर्स। स्लीप को नर्स कहा जाता है। नाउ मैम, I can say that with confidence that 70 to 80% of the world is currently in sleep debt. स्लीप की बहुत ज्यादा डेट है। हम सब लेट सोते हैं। लेट्स ऑल बी वेरी ऑनेस्ट। हम कितने बजे रात को सोते हैं? अब हम साइंटिफिकली देखें तो हमें कितनी जरूरत होती है स्लीप की। सो टोटली एवरेज मान के चलो 8 आवर्स तो हमें मिनिमम चाहिए। क्यों ये चाहिए? बिकॉज इन द नाइट हम साइकिल्स में जाते हैं। एक डीप स्लीप होती है जिसको हम नॉन रेम बोलते हैं, और एक होती है जब हमारी आईज मूव करती है, रैम बोलते हैं उसको। तो नॉन रेम, रेम, नॉन रेम, रेम, ऐसी 90 मिनट्स की कम से कम 4 या 5 साइकिल हमें मैंडेटरी है। तो हमारी जो मेमोरी हमने पूरे दिन में जो पढ़ा है, उसका कंसोलिडेशन, उसका बराबर से फिट हो जाना ब्रेन के अंदर में, स्टोर हो जाना, वो तब होता है। हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का जो बैलेंस, ऑटोनॉमिक बैलेंस है, वो स्लीप में हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो स्लीप में हो रही है ना, वो बहुत ही, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल हम दिल्ली में हैं अभी, ठीक है। सुबह सुबह जब हम आते हैं तो रोड साफ हो जाती है, तो दिल्ली म्युनिसिपैलिटी ने रात में ये सारा काम कर लिया होता है। तो ब्रेन में देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड ग्लिम्फेटिक सिस्टम, जो रात में सारे जितने भी कचरे बने होते हैं ना, द टॉक्सिन्स, वो उसको निकालती है। और सबसे बड़ा टॉक्सिन है अमिलॉइड और टाउ, जो अल्जाइमर्स डिमेंशिया, जो कि एक ऐसी बीमारी है जब आप सब कुछ भूल जाते हो, आपका जजमेंट, आपका ओरिएंटेशन, सब कुछ खत्म हो जाता है, और जो बहुत बढ़ रही है। तो वो क्लीनिंग का सिस्टम है, वो भी रात में हो रहा है। पर मैम जो अल्जाइमर और डिमेंशिया बोलते हैं कि ये ज्यादातर ओल्डर पीपल्स में होता है रादर देन द यंगर वंस ना। स्टैटिस्टिक्स आर अनफॉर्चुनेटली चेंजिंग। स्टैटिस्टिक्स चेंज हो रहे हैं। जो पहले 75 एंड अबव जो होता था, वो अभी 60 के ऊपर देखने को मिला है। और नॉट जस्ट दैट, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिजिटल डिमेंशिया, कि अगर मैंने बार बार कंटिन्यूअसली मैं स्क्रीन पे रहूं तो भी वो मेरे ब्रेन को डैमेज कर सकता है। तो स्लीप जो 8 आवर्स की है, वो कोई भी, चाहे वर्किंग इंसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, बहुत जरूरी है। अब एक और दिलचस्प चीज उसमें ये है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड स्लीप क्रोनोटाइप, कि मैं कितने बजे मेरी रिदम शुरू होगी। सो एक बहुत अच्छा सिंपल सा डॉक्टर ब्रूस का क्वेश्चनर है। आई वुड एडवाइस कि हर बंदे को वो क्वेश्चनर भरना चाहिए। आप भी अपना भर के देखना। तो 4 तरीके के क्रोनोटाइप होते हैं, और ये बहुत इंडिविजुअली होता है। तो आपका क्रोनोटाइप और शायद मेरा क्रोनोटाइप अलग होगा। जो सुबह सुबह एकदम जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे वो रेडी हो जाते हैं, मैं तो कभी नहीं कर सकती, तो वो होते हैं लायंस। जो अबाउट 9-10 जैसे ही सूर्य पूरा ऊपर हो जाता है तब वो जागते हैं, वो होते हैं बेयर्स। सो उनका जो दिमाग है ना, वो तकरीबन 12-1 बजे से शुरू हो जाता है। आई एम वन ऑफ दोज। मेरा ऐसा होता है, सुबह सुबह कोई 5-6 बजे फोन कर दे तो आई एम लाइक प्लीज, यू नो, आई एम अ बेयर। सो उसके बाद जो होते हैं वो वुल्व्स होते हैं, जिनका दिमाग ही 5-6 बजे के बाद शुरू होता है, शाम को 5-6 बजे के बाद, और वो लड़ते रहते हैं 2-3-4 बजे तक। एंड देन डॉल्फिन होते हैं, वो थोड़े से इराटिक होते हैं, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। सो हर एक
एक क्रोनोटाइप के हिसाब से ब्रेन चलता है। और हमेशा मुझे ये लगता है कि भाई वर्किंग कल्चर जो है कॉर्पोरेट की ऑफिसेज है वो 8 बजे शुरू होती है, तो वो एक ही प्रकार के लायंस के लिए बनाई गई है। बट आई थिंक नाउ वी आर फेसिंग अनदर प्रॉब्लम, जो IT वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या तो जो फॉरेन की उस कंपनीज में काम करते हैं, अब वो उनकी साइकिल पूरी उल्टी हो गई है। वो भी डैमेजिंग है, बिकॉज बायोलॉजिकली स्पीकिंग जो रिदम से हमें जाना चाहिए वो बहुत मैंडेटरी है। डिजीजेस, जो डिजीज आते हैं, कोई भी बीमारी आती है, वो बीमारी का एक ही कारण होता है कि आवर बॉडी एंड माइंड इज आउट ऑफ रिदम। वही एक उसका कारण होता है, और कोई कारण नहीं होता है। मैम, जैसे हमारी रिदमिक साइकिल है, हमारी बॉडी की साइकिल, कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो नेचर से बनी है 5 एलिमेंट से। बिल्कुल। तो कहते हैं कि हमें अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए नेचर से। बिल्कुल। बट जैसे आपने बताया कि आजकल जो लोग हैं वो कॉर्पोरेट कल्चर में है, कोई दिन में काम करता है, कोई रात को काम करता है। स्टूडेंट जो मेनली रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वो दिन में प्रेफर करते हैं। तो क्या जो हमारी बॉडी को हम मतलब टाइम से ना लेके उसको अपोजिट चल रहे हैं, तो क्या वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है? बिल्कुल हार्मफुल है, बिल्कुल हार्मफुल है। पर अब तो मैम, अगर बाई चांस वो हार्मफुल है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? क्योंकि जो इंसान कॉर्पोरेट में काम कर रहा है उसकी वो मजबूरी है। करेक्ट। ठीक है, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स या कुछ है जो आप बताना चाहोगे जिससे हम उससे बच सकें? बिल्कुल। अभी देखो, कोई कोई होता है जो शॉर्ट टाइम आपके पास है, लेकिन आपको पूरे ब्रेन को एक्टिवेट कर देना है, शॉर्ट टाइम में पढ़ाई भी सबसे तेज कर देनी है, अच्छा ब्रेन को कर देना है। तो ये सारी क्या है, यू विल बी अगेन सरप्राइज कि ये सारी जो टेक्निक्स है वो हमारी सारी योगिक पद्धतिज है। ये सारी हमारी एंशिएंट विजडम जो इंडियन कल्चर की है वो सारी विजडम है। एक सिंपल सा प्राणायाम लिया था हमने, मैं एक लैब चलाती हूँ, उसका नाम है लिमिटलेस ब्रेन लैब। सो कैसे हम हमारी शक्ति को, ब्रेन की जो पावर है उसको बढ़ा सके। हमने काफी सारे पीक परफॉर्मर्स जो कि लीडर्स है, एथलीट्स है, काफी सारे जो CEOs वगैरह है, उन सब के ब्रेन्स को स्टडी किया। और हमें ये जानना था कि उनके ब्रेन में ऐसी क्या खूबी है कि जो हमारे तुम्हारे में नहीं है, और हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। सो सिंपल सा एक प्राणायाम है, भ्रामरी करके, हमिंग बी बोलते हैं उसको। आप डीप ब्रेथ लेते हैं और करके एक साउंड करते हैं, जैसे किंग हो गया, ऐसे आप पैलेट से उस साउंड को करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। कोई लोग ऐसे आंख बंद भी करते हैं, कोई लोग मुद्रा भी करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें करते हैं। सो इसमें हमने क्या देखा, व्हाट डिड वी सी, भ्रामरी के बाद जो ब्रेन की शार्पनेस है वो तुरंत बढ़ गई। सो ये जो मैं बात कर रही थी बीटा वेव, ठीक है, उसके आगे आता है गामा। तो शार्पनेस इन टर्म्स ऑफ अलर्टनेस, कंसंट्रेशन, आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग गतिविधियां जो है उसकी प्रोसेसिंग पावर, आप ब्रेन किस स्पीड से आप प्रॉब्लम को प्रोसेस कर सकते हैं, वो सारा बढ़ गया। और मैंने तो खाली अपने ब्रेन पे, मैंने अपना ब्रेन हुक किया था, 20-22 चैनल होती है, बड़ा सा वो होता है, स्क्रीन पे वो चल रहा था। मैंने कहा चलो एक भ्रामरी करते हैं और देखते हैं क्या हो गया। जस्ट अ सिंगल भ्रामरी से, जो फास्ट बीटा मैंने जो बताया, उसके ऊपर भी एक वेव होता है जिसको बोलते हैं हम गामा। तो जितने हम ये पीक परफॉर्मर्स देखते हैं उनके ब्रेन में हम ये गामा काफी हद तक देखते हैं। तो सिंपल एक ये टेक्निक से आप अगर गामा बना सकते हैं, तो हर स्टूडेंट, मान लो अगर आप एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, यू नो योर लाइफ इज सच कि आपको परेशानी है, अब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, कॉर्पोरेट में आप मजबूर हो, तो ये सारी क्विक टेक्निक सीख जाओ। कम से कम 5 मिनट दिन में इन सारी टेक्निक्स पे दो और काम बन जाएगा। जैसे आपने पहली टेक्निक तो बता दी, इसके अलावा भी कोई है? बिल्कुल है। तो हमने एक पूरा, बिकॉज हमने इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, एंड व्हाट वी रियली वांटेड टू नो कि दिनचर्या में वो ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्या अलग है उनके। देखो, हम सारे लोग जो है वो एक ही ब्रेन से पैदा होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट इनफैक्ट आइंस्टाइन के ब्रेन के हिसाब से बड़ी सारी क्वेश्चन मार्क चल रहे थे कि ऐसा क्या था आइंस्टाइन के ब्रेन में। इनफैक्ट जब वो मर गए तो उनका जो पैथोलॉजिस्ट था ना, उसने चोरी कर लिया था आइंस्टाइन का ब्रेन। अच्छा। क्योंकि उसको देखना था कि भाई इसमें क्या चल क्या रहा है। एंड टू हिज सरप्राइज आइंस्टाइन के ब्रेन में भी कोई ऐसी खास चीजें मिली नहीं। एक यहाँ पे एक पैराइटल लोब होता है जो कि विजुअलाइजेशन के लिए होता है, वो 15% थोड़ा सा ज्यादा मिला। उसके अलावा नंबर ऑफ सेल्स बोलो, उसका वजन बोलो, उसके कनेक्शंस बोलो, उसमें कोई डिफरेंट नहीं मिला। सो तब से लेके अभी तक हमारे दिमाग में वो ये है कि ये लोग कैसे सोचते हैं। तो जब हमने ये सारा इंटरव्यू किया तो हमें धीरे धीरे समझ में आ गया कि इनकी दिनचर्या जो है ना वो ये करती है। दैट इज द रीजन कि उनका ब्रेन ऐसे शार्प,
कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस्ड, सब कुछ बन पाता है। तो हमने एक फॉर्मूला निकाला और वो बहुत ही फॉर्मूला आसान है, सब लोग रिमेंबर कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है मूवर्स। M फॉर मेडिटेशन, O फॉर ऑक्सीजनेशन और प्राणायाम, V फॉर विजुअलाइजेशन, E फॉर एक्सरसाइज, R फॉर रीडिंग विच इज अफर्मेटिव और चैंटिंग, और मैं बताऊंगी चैंटिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, एंड S फॉर स्क्राइबिंग आउट विच इज नॉट सर्विंग यू। जैसे कि मुझे बार बार फियर है, मैं ये पास होऊंगा कि नहीं, मैं ये ठीक कर पाऊंगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं होगा, तो कथारसिस, अब साइकोलॉजी में कथारसिस भी बोलते हैं। तो आप लिख लो सारी जितनी भी नेगेटिव चीजें आपके आती है ना, डंप इट, आप पेपर पे लिख के फिर उसको जला दो, चाहे फेंक दो, कुछ भी कर दो, बट दैट वो आपकी सिस्टम से निकल जाएगा। तो 5-5 मिनट हर एक सेक्शन में, M का 5 मिनट दे दिया, O का 5 मिनट दे दिया, विजुअलाइजेशन में सोने से पहले 5 मिनट दे दिया, 25 मिनट से तो करना है, एंड दैट्स इनफ। ओके, तो मैम जैसे हमारे एशियंट योगीज थे, वो तपस्या के जब करते थे तो बोलते हैं कि वो अपनी माइंड की है ना एक इतनी अंदर से हिडन पावर्स को इतना एक्टिवेट कर लेते थे कि फिर उनको नहीं पता लगता था कि वो किस स्टेज में है। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल इंसान उस स्टेज को नहीं समझ सकता जिसमें योगिक रहता है। तो क्या मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसको प्रूव करती है? बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ही सुंदर सा स्टडी है। एक मिंग्योर करके इंसान था, बुद्धिस्ट मॉन्क था। उसको काफी साल, तकरीबन आई थिंक 20 या 22 साल स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड, आई थिंक कोलैबोरेटिव स्टडी था, उन्होंने स्टडी किया था उसके ब्रेन को। ये देखना चाह रहे थे कि वो इतने सारे जो घंटे बिताते हैं मेडिटेशन वगैरह में, उनके ब्रेन पे क्या असर आ रहा है। तो बहुत ही एक सुंदर सा रिजल्ट आया था इसका, एंड बिकॉज वो एक अलग अलग टाइम लाइन्स पे स्टडी किया गया था, तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी लीनियरली, लॉन्जिट्यूडनली, कि पूरे हर साल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हर 10 साल में 5% ब्रेन की हमारी जो क्षमता है, पोटेंसी है, वो कम हो जाएगी। तो इसमें क्या हो गया, मिंग्योर के ब्रेन में वो फ्लैट ही रही और इनफैक्ट थोड़ी सी बढ़ गई। तो उनका जो नॉर्मल फॉर्म में जो कम हो जाता है ब्रेन, वो नहीं हुआ, और वो उसका रीजन था मेडिटेशन। अब ऐसे कई सारे मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने भी पढ़े हैं। इनफैक्ट दादा वासवानी जी ग्रुप का जो भी एक, देयर इज वन अदर पर्सन हु हैज बीन स्टडीड, कि उनके माइंड की जो कैपेसिटी है, उनकी जो सोचने की क्षमता है वगैरह, उस पर भी काफी रिसर्च किया गया है। एंड इट हैज बीन सेड दैट यस, वी कैन प्रूव इट ऑल्सो, कि वो जितनी भी योगिक टेक्निक्स करते हैं उससे क्या फायदा होता है या क्या हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है मैम, जैसे अभी हमने आइंस्टाइन की बात करी थी, बिल्कुल, तो आइंस्टाइन की एक स्टडी हुई थी, बेसिकली एंडरसन ने की थी 2013 में, और उसको कुछ चीज मिली नहीं। तो उसका जो कंट्राडिक्शन आया था उस पर्टिकुलर स्टडी का, उसमें ये था कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो मोस्टली डिपेंड करती है आपकी एनवायरनमेंट पे एंड द ट्रेड्स पे। तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि ट्रेड है, या आप ये कह सकते हो कि एनवायरमेंटल फैक्टर है, जिससे हमारा जो इंटेलिजेंस है हम उसको मेजर भी कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि हम उसकी शार्पनेस भी बढ़ा रहे हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मुकुल ये। सो पहले तो हम इंटेलिजेंस को समझते हैं। सो जब मैं पढ़ाई करती हूँ, स्कूल में मेरे कितने नंबर आएंगे वगैरह, ये उसका जो मेजरमेंट होता है वो इसको हम IQ बोलते हैं, इंटेलिजेंट कोशेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसके साथ साथ बड़े सारे कोशेंट होते हैं जो भी जरूरी होते हैं। अभी हमने बात करी थी लिम्बिक सिस्टम की। अगर मेरा लिम्बिक सिस्टम कंटिन्यूअसली फाइट मोड में है, भागने के मोड में है, तो मैं इमोशनली अनस्टेबल हो जाऊंगी। और ज्यादा करके लोग जो लाइफ में फेल होते हैं वो इंटेलिजेंस की वजह से या फ्रंटल लोब की वजह से नहीं होते हैं, वो ये लिम्बिक सिस्टम इतना काम कर रहा है, ओवर काम कर रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। तो वो होता है EQ। और उसके बाद होता है कि भाई मैं कोई ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मुझे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्सिटी कोशेंट, तो AQ बोलते हैं। और अभी नए दूसरे कोशेंट भी है, जैसे क्रिएटिविटी कोशेंट, कि मैं कितना सोच पाती हूँ, कितना थिंक कर पाती हूँ। तो हमारे जो टूल्स है, न्यूरोमेट्रिक टूल्स, हमने भी कई सारे ऐसे टूल्स बनाए हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं। अब जो एक और क्वेश्चन होता है जो अभी तक मॉडर्न न्यूरोसाइंस इज आल्सो ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट, और जो हमें एंशिएंट योगी से टेक्निक से सीखने को मिलता है, वो होता है इंट्यूटिव क्वेश्चन। इंट्यूटिव क्वेश्चन। तो अभी देखो, वो लोग बैठते थे मेडिटेशन में और सारा ज्ञान हो जाता था। ज्ञान करना नहीं पड़ता था या सीखना नहीं पड़ता था, ज्ञान हो जाता था। बहुत
अलग चीजें अलग है। है। सो वो क्या ऐसी चीज है कि वो मेडिटेशन करते थे या माइंडफुलनेस करते थे, उसके हिसाब से ये चीज हो जाती थी। तो ये होता था इंट्यूटिव कोशेंट से, कि मेरा जो नॉलेज है वो एक पर्टिकुलर आईक्यू के उससे नहीं जा रहा है, एक इंट्यूटिव तरीके से भी जा रहा है। अब आपने बहुत सुंदर बात करी एनवायरनमेंट की। सी एनवायरनमेंट मुझे लगता है बहुत बहुत ज़रूरी है। 0 to 5 इयर्स का जब बच्चा होता है तो उसका जो एक्सपोजर होता है एनवायरनमेंट का, उसका डीप इम्पैक्ट ब्रेन पे होता है। उस टाइम पे जब 0 to 5 की एज में जब बच्चा होता है तो जो ब्रेन की गति होती है, द स्पीड ऑफ फॉर्मिंग द ब्रेन, 700 सेल्स, 700 सेल्स पर सेकंड होता है। Okay. पर सेकंड मतलब हर 5 मिनट आपने बच्चे के साथ बिता दी, उसमें आपने बच्चे का ब्रेन चेंज कर लिया। एंड अभी आज आई थिंक ऑफ स्टूडियो हम बात कर रहे थे कि हम कैसे स्क्रीन दे देते हैं बच्चे को, ऐसे ही खाना खिला दो, तो हम वी आर डिसर्विंग चाइल्ड को ही नहीं, फैमिली को और नेशन को। तो 0 to 5 इयर्स की जो उम्र में जो एनवायरनमेंट से एक्सपोज किया जाए, तो हम बात कर रहे थे लैंग्वेजेस भी हम कई सारी सिखा सकते हैं। वो पूरा जो उनका ब्रेन है वो पूरा सेंसेशन एब्जॉर्ब कर रहा है। माँ बाप को लग रहा है अरे हम तो झगड़ रहे हैं, वो थोड़ी सुन रहा है, वो सब सुन रहा है। आउटपुट नहीं है उसके पास, लेकिन इनपुट सारा है। तो एनवायरनमेंट अच्छी देना, एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी लाना, क्योंकि बच्चा जो है या जो यंग, हम इवन टीनेजर्स फॉर दैट मैटर, वो मिरर करते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो हमें ये सब कुछ करना बहुत जरूरी होता है। सिंपल सी बात है, कंपनी की बात ले ले, जैसे मैं पढ़ाई करती थी तब मेरे कंपनी वाले सब पढ़ाकू थे। तो मैंने इतना पढ़ लिया, 5 साल MBBS कर लिया, 1 साल इंटर्नशिप कर ली, 1 साल प्री मेडिसिन, 3 साल मेडिसिन, 1 साल प्री न्यूरोलॉजी, 3 साल न्यूरोलॉजी और 2 साल स्ट्रोक, 15 साल वनवास कर लिया। एंड दैट वाज बिकॉज मेरे एनवायरनमेंट में यही था। माय पेरेंट्स वर आल्सो इनटू मेडिकल फील्ड। तो ये एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो एक होता है जेनेटिक, कि अब जैसे आइंस्टाइन, कोई ना कोई समथिंग हैज टू बी जेनेटिक, और दूसरा होता है एपिजेनेटिक। सो वंस द जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक मैचेस, कि आपने एनवायरनमेंट बखूबी दे दिया और जीन्स भी बड़े स्ट्रांग है, बात बन गई। मैम कभी कभार है ना मेरे मन में जैसे क्वेश्चन भी आता है ये, कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि हम अपने फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा डाटा स्टोर करते हैं। तो उसके लिए हमने सर्विसेज है, क्लाउड की सर्विसेज, जीमेल की अपनी है, एप्पल की अपनी है। तो हम भी अपने जब ब्रेन में स्टोरेज करते हैं इन्फॉर्मेशन की, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम सेव करते हैं, तो क्या उसकी भी जो लिमिटेशन है वो अनलिमिटेड है, या हम उसको आने वाले टाइम में क्या जैसे AI चल रहा है तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं? मॉडर्न न्यूरोसाइंस इस बारे में क्या कह रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। एक सिंपल से तरीके से समझते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एक डेस्कटॉप है तो मेरे डेस्कटॉप की जो मेमोरी होगी वो कहाँ होगी? ड्राइव में होगी। सेम वे मेरा ये फिजिकल ब्रेन है वो मेरा ड्राइव है। लेकिन मेरे पास आजकल क्लाउड पे भी बहुत सारा स्टोरेज है। मेरी गूगल ड्राइव में 2 TB का स्टोरेज हो गया, तो वो कहाँ है? Where is that cloud across our brain? So वो होता है हमारा एनर्जी बॉडी या एनर्जी ब्रेन। वहीं से जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरेपी भी जुड़ी हुई है। अच्छा। मैं बोलती हूँ अरे पास्ट लाइफ में तो अगर आपने किताब पढ़ी होगी मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन डॉक्टर ब्रायन वेस से सीखा था। कई साल पहले न्यूयॉर्क में। और तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा, मैंने कहा मुझे 2 दिन पहले भी याद नहीं है कि मैंने खाना क्या खाया था, आप मुझे बोल रहे हैं पास्ट लाइफ में क्या हो रहा है। तो उन्होंने ये बहुत ही सुंदर जवाब दिया था मुझे, और वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। ऑब्वियसली डॉक्टर ब्रायन वेस बीइंग डॉक्टर ब्रायन वेस, उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी फाइल जो है ना, आप डेस्कटॉप पे क्लाउड से लेके जाके डाउनलोड करके ला रहे हैं इन द रिग्रेशन। सो आप रिग्रेशन में जाके फाइल को लेके क्लाउड से आ गए और आपने डेस्कटॉप पे डाल दी। एग्जैक्ट सेम थिंग अप्लाइज फॉर अवर मेमोरी, कि मेरे पास ड्राइव में तो इतनी कैपेसिटी है, जैसे मैंने बताया 2.5 पेटाबाइट्स, और 2.5 पेटाबाइट्स कोई कम नहीं होते हैं। इट्स ओवर अ मिलियन गीगाबाइट फॉर 1 पेटाबाइट, विच मीन्स अगर मुझे मूवी रिकॉर्डर एक जस्ट विजुअलाइजेशन के तौर पे अगर मैं एक मूवी चलाती रहूं तो मुझे 300 साल उस मूवी को चलाना पड़ेगा, तब जाके वो खत्म होगी। लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं रहता। लुक एट द कॉन्ट्रास्ट, है ना, वो जो पूरा कॉन्ट्रास्टिंग फैक्ट कितना है। तो मेमोरी को हम यस टू सम एक्सटेंट आंसर इज कि हम ड्राइव को पूरा यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो हमें पहले तो हमारी एग्जिस्टिंग ड्राइव को यूज करना है, फिर हमें ऐसी टेक्निक्स लानी है कि हम उसके बाहर भी स्टोर कर सके, जो कि हम थीटा या मेडिटेशन माइंडफुलनेस से बना सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन पहले हम ड्राइव को तो जो भी हमारे वो कार्ड पे है SD वाले को तो खत्म करें। ठीक है।
तो मैम जैसे आपने कहा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन और के थ्रू हम ये अपनी जो ऑलरेडी हमारे माइंड में चीजें हम उसको ला सकते हैं। यस। बट मैम जैसे आपने कहा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब तो ये हुआ ना कि जो पुराने जन्म की जी 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 जी। बट हम ये कहते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म में कि जो सोल होती है, बॉडी आप मर सकती है पर सोल नहीं मरती, तो सोल एक नया रूप ले लेती है। करेक्ट। तो आपका कहने का सेंस ये है कि जो भी उसने पास्ट लाइफ में किया था वो सारी की सारी जो उसकी मेमोरी थी वो उसकी सोल के माइंड में जाके बसी। बिल्कुल, मतलब हमें आजकल एज अ साइंस के हिसाब से ना हमें सोल मालूम है कहाँ है, उसकी कोई प्रॉपर्टी मालूम नहीं है। अभी तक साइंटिस्ट कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत काम कर रहे हैं। There's so many things which is happening, वो गॉड्स पार्टिकल एंड दिस, काफी सारी क्वांटम साइंस भी लग पड़ी है, काफी लोग जुड़े हुए हैं इसको समझने के लिए। किसी को पता नहीं है उसका फॉर्म और कैरेक्टर, लेकिन रिग्रेशन में हमने बखूबी डॉक्टर ब्रायन वेस की सारी स्टडीज ने दिखाया है कि वो वैलिडेटेड फाइंडिंग है। उनकी एक बहुत पॉपुलर पेशेंट थी जिसको फायर से डर लगता था। तो अब यहाँ पे इस जन्म में तो कुछ था नहीं फायर के ऊपर क्या है, जब पता किया तो वो एक जर्मन सोल्जर थी और पूरी शिप फायर पे आ गई थी। तब उसकी वो मेमोरी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, माइंड उसको हम बोल सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी थी। और वो आपने अब जाके आपके डेस्कटॉप के, आपकी ड्राइव पे, फिजिकल ब्रेन में डाल दी, कॉन्शियस माइंड में डाल दी कि अब आप उसको सॉल्व करो। सो दैट इज हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज। अभी तक आंसर्स कहीं 90% ऑफ द आंसर्स फॉर ऑल दैट यू टॉक हमारे पास नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ठीक है। पर स्पिरिचुअलिज्म में हम जब ये बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये पॉसिबल है, क्योंकि आपके जितने भी रिग्रेशंस हैं वो सोल से कनेक्टेड रहते हैं। तब ये कहते हैं कि जो आपकी कार्मिक साइकिल है वो पिछले जन्म की जन्म में वो चलती है आपकी। तो मैम ये तो हमने काफी डिटेल में आपसे बात करी। अब थोड़ा सा बात करते हैं स्टडी वगैरह पे, जो बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल मैम एक है ना पोमोडोरो टेक्निक है बेसिकली साइकोलॉजी में, जिसमें कहते हैं कि अगर आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आप 4 घंटे पढ़िए, ठीक है, उसके बाद आप ब्रेक लीजिए, ठीक है, उसके बाद जब बड़ा ब्रेक लेने के बाद आप दोबारा से स्टार्ट करिए तो आपकी एफिशिएंसी रहेगी। और उसमें ये भी था कि आप 25 मिनट पढ़ो, फिर 1 मिनट का गैप लो, फिर 25 मिनट पढ़ो। बिल्कुल। तो क्या ये बेनिफिशियल है, या जो बच्चे लॉन्ग सिटिंग करते हैं, जैसे कोई किसी की बच्चे की सिटिंग रहती है कि वो 10 घंटे भी बैठ सकता है, वो ज्यादा एफिशिएंट रहती है? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सवाल है अगेन। तो पोमोडोरो टेक्निक एक अटेंशन और फोकस की टेक्निक है, काफी पॉपुलर टेक्निक है। दूसरी कई सारी ऐसी टेक्निक है, जैसे टाइम बॉक्सिंग, बोलते हैं कि इलॉन मस्क टाइम बॉक्सिंग टेक्निक को भी यूज करता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये सबके पीछे का राज क्या है? देखो, ब्रेन जो है ना वो साइकिल में काम करता है। एक एक्टिविटी की साइकिल होती है और एक रेस्ट की साइकिल होती है। एक्टिविटी की साइकिल होती है और रेस्ट की साइकिल होती है। ये एक्टिविटी और रेस्ट की जो साइकिल होती है, जैसे आपने बताया 25 से 28 मिनट में हमें इंटेंस फोकस मिलता है, उसके बाद हमें 5 मिनट रिलैक्सेशन करना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन के जितने भी केमिकल्स है, जितनी भी सर्किटरीज है, वो सारी यूटिलाइज हो गई। तो इट्स लाइक बेसिकली आप बैटरी कूल ऑफ पीरियड बोल दो, उसको आप कूल ऑफ देते हो और फिर से आप एक्टिवेशन करते हो, कूल ऑफ देते हो, एक्टिवेशन करते हो। अब मैंने जो देखा है कि अटेंशन का आजकल बहुत बड़ा मसला हो गया है। लोगों के डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे है। अगर हम डिस्ट्रैक्शंस को कर्व कर पाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज को डेफिनेटली वो कर पाएंगे। अटेंशन का इतना सारा मसला क्यों है? बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस ही इतने सारे हैं। तो अगर ब्रेन कंटिन्यूअसली डिस्ट्रैक्टेड रहेगा तो अटेंशन कहाँ कर पाएगा? सो देयर आर सर्टेन सिंपल टेक्निक्स जो कि बच्चे हो या कोई भी हो, whoever is studying, वो कर सकता है। पहले तो हाइड्रेट योरसेल्फ, 1 ग्लास पानी पी लो। उससे क्या होता है ना, ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हो जाता है। प्लस उस टाइम पे वो 28 मिनट्स पे सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, नोटिफिकेशन हटा दो, ये हटा दो। उस पॉइंट पे आप पहले क्लियर कर लो कि मुझे ये आउटकम क्या चाहिए। एंड डिस्ट्रैक्शंस में टैब्स भी आ जाते हैं, क्योंकि कई सारे टैब्स खुले होते हैं लोगों के। अब सडनली एक नोटिफिकेशन आ गया। माइंड का तो जो धर्म है, मैं बार बार हर पॉडकास्ट में दोहराती हूँ कि माइंड का, मन का जो धर्म है वो है डिस्ट्रैक्शन, और वो बखूबी निभा रहा है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा धर्म डिस्ट्रैक्शन होके उसके साथ नहीं जाना है। मन खुश तो तुम खुश, मन दुखी तो तुम दुखी, लेकिन तुम क्या मन हो? तो ये एक और डीपर फिलोसॉफिकल सवाल है। बट अटेंशन पे आते हैं। तो अटेंशन 25 to 28 मिनट्स आप इंटेंसली कर पाते हो, उसके बाद आपको कूल ऑफ लेना पड़ता है। तो सम पीपल आर ट्रेन्ड कि वो 4-5 घंटा बैठ गए, लेकिन अपने आप उन्होंने आंख बंद कर ली, 2-3 मिनट का रिलैक्सेशन कर लिया और वो वापस से जा सकते हैं। किसी किसी को पूरा काइनेस्थेटिक होते हैं, उनको मूवमेंट करना जरूरी होता है, तो उनको मूव करना,
थोड़ा सा ब्रेक लेना, तब जाके वो पढ़ पाते हैं। कोई कोई लोग होते हैं वो म्यूजिक से ब्रेक लेते हैं, उन्होंने म्यूजिक सुन लिया तो उनका रीसेट रीबैलेंस हो गया और वो फिर से आ जाते हैं। तो जो भी आपकी प्रकृति है उसको फॉलो करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं लंबा खींच के सब कुछ याद रख लूंगा या छोटे से टाइम में मैं ज्यादा कर लूंगा, वो कभी नहीं होगा। याद है सुबह सुबह जब हम उठते थे, एग्जाम्स देते थे, तो मैंने तो कई सारी एंट्रेंस दी है, आपने भी दी होगी, है ना, यूपीएससी वगैरह की। सो मॉर्निंग में उठ के 5 बजे उठ गए, बस लास्ट में पढ़ रहे हैं, ये कभी भी रजिस्टर नहीं होता है। बिकॉज ब्रेन नीड्स दैट टाइम जब आपका लिम्बिक सिस्टम भी काम हो। बिकॉज जब ये लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल सिस्टम फायर करता है तो आपका ब्रेन का एक्सेस ही नहीं होता है। अब सुबह सुबह आप बैठे हैं डर के, क्या क्वेश्चन आएगा, ये होगा, तो इट्स अ बैड आइडिया। उससे बेहतर है कि सो जाओ। उस सोने के टाइम पे जो पुराना पड़ा हुआ है ना, वो सारा कंसोलिडेट हो जाएगा, बेहतर तरीके से आप उसको याद कर पाएंगे। पर मैम जैसे आपने ये देखा नहीं, मेरे साथ तो ये अक्सर होता था और ये साइकोलॉजी में भी है कि आपकी बॉडी में एक लेवल का स्ट्रेस होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी ज्यादा एक्टिवली उससे काम कर सके। बिल्कुल। और हमने ये देखा भी है कि जब एग्जाम का 1 महीना रहता है तब हम इतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, पर जैसे ही एग्जाम के लिए 2 दिन या 1 दिन रहे, एक्टिव हमारी रिकॉलिंग भी ज्यादा तेजी से होती है। बिल्कुल। ठीक है, हम रिकॉल भी उतनी जल्दी कर पाते हैं। बिल्कुल। जैसे बोलते हैं कि इंजीनियर्स एक रात पहले पढ़ते हैं और एग्जाम देते हैं। हाँ। ठीक है, तो मैम ये तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया, जैसे अभी आपने बोला कि अपने आप को रिलैक्सेशन दो, लिम्बिक सिस्टम को, तब आप रिकॉल कर पाओगे। करेक्ट। बट होता क्या है कि स्ट्रेस जब थोड़ा सा रहता है तब हम ज्यादा रिकॉल कर पाते हैं। तो ये इतना डिफरेंस कैसे है मतलब? अब इस पे भी बहुत अच्छी स्टडीज करी गई है। अच्छा। इनफैक्ट मैंने कैम्ब्रिज से भी पढ़ाई करी है, तो कैम्ब्रिज का ही एक पेपर है, बहुत ही सुंदर पेपर है। इस पूरी चीज पे वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैव बीन थॉट अबाउट। तो पहले आपने जैसे बताया वो एक परफॉर्मेंस कर्व होता है। अगर मैं बिल्कुल बोर्ड हूँ, मुझे कुछ करने को इच्छा नहीं हो रही है, मेरे पास कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं है, तो मैं बोर्डम में ही रहूंगी। फिर एक तरफ आता है कि मैं इतना चैलेंजिंग टास्क है कि आई एम गिविंग अप। सो उसके बीच में जो होता है विच इज कॉल्ड यूस्ट्रेस, कि बराबर चैलेंजिंग टास्क भी है और मैं कर भी पाऊं। तो यहाँ पे जो राइट साइड पे आ गया, जब मुझसे टास्क नहीं हो रहा है, वो होता है डिस्ट्रेस। तो थोड़ा सा यूस्ट्रेस होना जरूरी है। थोड़ी सी ना वो आग लगती है तभी हम दौड़ते हैं टाइप वाला है। अब एग्जाम नजदीक आ गई, अब मुझे करना ही है। बट उस जो स्टडी में पाया गया था कि जो बच्चे पहले से कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते हैं, दे ऑलरेडी प्रीएम्प्ट, भाई एग्जाम तो आने ही वाली है, अब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे लिए एग्जाम नहीं आएगी। जब एग्जाम 6 महीने बाद आने वाली है, मुझे पहले से पता है, मुझे क्लास में जाने से पहले पता है कि इस टाइम पे मेरी एग्जाम होगी, और मैं कंसिस्टेंटली ब्लॉक्स में पढ़ रही हूँ। मैंने पूरी रिविजन, रेपिटेशन, रीइंफोर्समेंट, बिकॉज ये सब ब्रेन को चाहिए। एक बार पढ़ के कभी कोई सीख नहीं जाता है। अगर मैं मल्टीमीडिया लेके आती हूँ तो मैं और अच्छा सीखती हूँ, मतलब मैंने वीडियो से भी सीख लिया। अगर मैं किसी को सिखा देती हूँ तो मैं और भी अच्छा सीख लेती हूँ। सो ये अगर मैंने पूरी साइकिल कंसिस्टेंटली करी, उस पेपर में उन्होंने यही एक बच्चे के ग्रुप्स को स्टडी किया था जो कंसिस्टेंटली करते हैं, तो वो यूज स्ट्रेस में भी रहे और उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। लास्ट मोमेंट पे पैनिक अटैक और एकदम घबरा गए, लिम्बिक एक्टिवेट हो गया, वो नहीं हुआ। और एक बच्चे से दे उन्होंने 1 महीने पहले शुरू किया था कि अब मैं शुरू करता हूं और अब मैं करता हूं, तो उनके जो उसमें डिस्ट्रेस पाया गया। तो जब आप डिस्ट्रेस हो जाते हो, जब आपकी सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, तो जाहिर सी बात है ब्लैकआउट होना, पैनिक होना, हाथों में स्वेटिंग वगैरह हो जाना कॉमन होता है। या सडनली आपको पता था वो प्रॉब्लम का आंसर, लेकिन अब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। सो दैट कैन हैपन। सो बेस्ट इज prepare long term, prepare consistently, repeat and revise consistently, और कई दूसरी मोडालिटीज को साथ में लेके चलो। थोड़ा सा सुन भी लो, थोड़ा सा विजुअली भी करो, क्योंकि हर लर्नर थोड़ा थोड़ा अलग स्टाइल का होता है। ब्रेन की लर्निंग स्टाइल, स्टडिंग पैटर्न, वो भी थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, तो मैम हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो टाइम मैनिपुलेट कर सके। जैसे सोल्जर्स और एथलीट्स वगैरह होते हैं कि जब वो एक्सट्रीम कंडीशंस में आते हैं तो वो थोड़ा सा स्लो एक्सपीरियंस करते हैं। आपने कभी करा है ऐसा? नहीं, मैंने नहीं किया। आपके कभी भी कोई भी पॉइंट इन योर लाइफ हैव यू नॉट थॉट कि टाइम रुक जाए? हाँ, वैसे सोचते आए थे कि मैं टाइम रोक सकता हूँ। जैसे कुछ फिल्म वगैरह भी रहती हैं, जैसे हम देखते हैं कि हम टाइम ट्रैवल भी करते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं मैम से जरूर पूछूं, तो क्या ये सब पॉसिबल मॉडर्न न्यूरोसाइंस? देखो, टाइम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत ही फैसिनेट करता है टाइम। अभी काफी सारे साइंटिस्ट भी टाइम पे काम कर रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन है कि टाइम क्या वास्तव में है कि माइंड का कॉन्सेप्ट है टाइम? सो
वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर हम जैसे कोई दिलचस्प काम कर रहे हैं, हम खो गए उसमें, तो हमें पता चलेगा अरे 5 ही मिनट हुए थे, मतलब ऑलरेडी 1 घंटा बीत गया और हमें लगता था खाली 5 ही गुजरे टाइप्स, ऐसा दिमाग में आता है. सो व्हेन द टाइम स्लोज फॉर यू, सॉर्ट ऑफ अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बस की वेट कर रही हूँ, अब बस है 2 मिनट लेट, मुझे ऐसा लग रहा है मैं घंटों से खड़ी हूँ बस स्टैंड पे, तो ये मुझे एक टाइम का अलग वो देता है. तो इमेजिन करो कि दोनों कंडीशन में टाइम तो वहां का वहां ही है, लेकिन आपकी फीलिंग और परसेप्शन चेंज हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई फिलोसॉफिकली अगर हम टाइम की बात करें तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काल का एक काल बोलते हैं हम, उसका कन्वर्सेशन रहेगा. लेकिन नॉर्मल से सेंस में क्या मैं टाइम को स्टॉप कर सकती हूँ या क्या मैं ये, तो वो मुमकिन नहीं है. बट जो PTSD वगैरह बीमारी होती है, जैसे कॉम्बैट वॉरियर्स होते हैं, आपने सोल्जर्स की बात करी, तो वो जब फाइट वगैरह करते हैं तो वो जो टाइम का जो जब उन्होंने वो फेस किया था, जब उनको वो दिक्कत आई थी, तो वो थोड़ा सा ब्रेन में स्टक भी हो जाता है. तो कभी कभी उनको वो टाइम बार बार रिप्ले होता रहता है ब्रेन में, और वो दुख भी बार बार रिप्ले होता है. सो कहीं पे थोड़ा सा भी साउंड आ गया ना, वो अगेन द ब्रेन विल टेक देम बैक टू दैट मेमोरी, और वो फिर से वो उसी टाइम में चले जाते हैं. बट करंटली एज वी स्पीक ऐसा कोई चीज नहीं है कि मैं टाइम को रोक दूं या मैं ये कर पाऊं, ऐसा अभी तक तो मुमकिन नहीं है टाइम मैनिपुलेशन. अभी तक नहीं है. ठीक है. तो मैम जैसे आजकल हम देखते हैं कि मैं अपने से लेके चल रहा हूँ, हमने फोन खोला, ठीक है, मैंने देखा कि मेरे पेज पे नोटिफिकेशन आई है, ठीक है, मेरे पे लाइक्स आए हैं, तो डोपामाइन रश होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है, ठीक है. बट ये क्या है, ये हमारा फोकस बड़ा कम करता है. तो क्या हम ब्रेन की वायरिंग को रीवायर कर सकते हैं इस तरह से, ताकि हम अपनी बॉडी में डोपामाइन रश को रोक सकें? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है. तो पहले समझते हैं डोपामीन क्या है. तो डोपामीन एक रसायन है, इट्स अ केमिकल विच इज अ रिवॉर्ड गिविंग केमिकल. अच्छा लगता है, फील गुड आता है. सो जब भी जैसे कोई लाइक आपने बता दिया, आपने जैसे बताया, वो डोपामीन आ गया. अब देखो बड़ा ये सोचने वाला बात है, इस पे थोड़ा सा हमें विचार करना है. सब लोग जो सुन रहे हैं उनको भी थोड़ा सा विचार करना है. अब पहले के जमाने में, जैसे मान लो मेरे जमाने में, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैंने न्यूरोलॉजी की डिग्री कर ली. बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में. पहले तो अंदर जाना, घुसना, न्यूरोलॉजी करना. तो वहां पे मान लो सोशल मीडिया था और मैंने पोस्ट कर दिया कि मैंने न्यूरोलॉजी की डिग्री ले ली, और 4-5 लाइक आ गए, तो भाई मैंने बहुत बड़ा काम किया है. आई हैव पास्ड दिस एग्जाम एंड आई गॉट दिस, चलो गुड, माय डोपामिन केम इन. आजकल लोग खाली एक सिंपल सी ड्रेस चेंज करते हैं और लाइक्स को वो करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं. अरे तुमने खाली एक जस्ट पोज कर लिया एंड नाउ योर ब्रेन इज एंटिसिपेटिंग कि भाई मुझे कितने लाइक्स आ गए और इतना डोपामीन का रश है. सो अवर आइडिया ऑफ दिस डोपामीन, दिस ऑल्सो हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली. हम एफर्ट एंड प्रोपोर्शनेटली आउटकम पे आजकल नहीं जा रहे हैं. बट व्हाट इज हैपनिंग, जब बार बार डोपामीन से प्रॉब्लम नहीं है मुझे. डोपामीन इज अ गुड हार्मोन, डोपामीन आना चाहिए, लेकिन रैपिड क्रैश, डोपामीन देन क्रैश, डोपामीन क्रैश, ये बहुत बड़ा मसला है. तो ब्रेन में एक पॉइंट आता है जब वो ओवर स्टिमुलेशन, अब मुझे और भी चाहिए, अब है ही नहीं कुछ देने को ब्रेन के पास, तो वो क्या करेगा, और धक्का मारो, और चाहिए मुझे, और चाहिए, और वहीं से पूरी एडिक्शन या लत की जो बीमारी है वो आती है. अगर आप लास वेगस जाते हैं ना, तो कसिनो में बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो होता है, जब आप स्लॉट वो करते हैं, द एक्चुअल स्लॉट इज नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस, द एंटिसिपेशन कि अब ये क्या रिजल्ट आएगा, क्या मैं वो विन कर पाऊंगी, 777 आएगा, उस टाइम पे मेरा डोपामीन रिलीज हो रहा है. तो जितनी भी एडिक्शन बनती है, चाहे वो फोन की हो, सेक्स की हो, चाहे वो पॉर्न की हो, कोई भी एडिक्शन हो, वो इसी एंटिसिपेशन में और एग्जॉशन में, डोपामीन जब खत्म हो जाता है वहां से बनती है. सो मुझे थोड़ा इतना भी और भी चाहिए, दिस इज बैड. सो डोपामीन इज नॉट बैड. This entire cycle where we exhaust the dopamine, that is bad. मैम यही क्वेश्चन है कि how should we control it basically? बिल्कुल. तो हर एक पॉइंट पे आपको एक ब्रेक लेना होगा. तो अगर मैं वीडियो गेम मान लो, अरे मेरे पास एक पेशेंट मुझे याद आ रहा है, द पर्सन केम टू मी, उसकी मदर आई एकदम पूरी शी वॉज पैनिक्ड कि अरे मेरे बच्चे को सीजर्स आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं, मिर्गी पड़ रही है. मैंने कहा क्या कर रहा था पिछले 2 दिनों में? 36 आवर्स से, 36 घंटे से वो वीडियो गेम खेल रहा था. 36 आवर्स से. मैंने कहा ऑब्वियसली अब इतना स्टिम्युलेटेड, हाइपर एग्जॉस्टेड ब्रेन में यही होगा, सीजर ही आएगा. इतना आपने फायरिंग करा दिया, वो थक गया बेचारा. सो उसी स्टेट का हमारा भी ये है, हम कोई भी एक्टिविटी में ब्रेक नहीं लगा पा रहे हैं. सो कंसिस्टेंटली वी हैव टू प्लान कि हम कुछ एक्टिविटी करें, फिर ब्रेक लें. एक स्टोरी सुनाती हूँ.
एक गांव का बंदा था और वो आया अपने बेटे को अपने कजिन को मिलने के लिए. सो कजिन वाज अ यंग 22-year-old डैशिंग गाय, दुबई में रहते थे. तो उसने चाचा जी को बुलाया. चाचा जी गांव से ट्रैवल कर रहे थे और बच्चा भी एकदम है कि अब मैं चाचा जी को दिखा देता हूँ. तो उसने फरारी हायर कर ली. अब मैं चाचा जी को फरारी में बिठाऊंगा और हम शेख ज़ायद रोड पे फ्यूचर म्यूजियम वगैरह पे जाएंगे. सो वो जा रहे थे दुबई पे. अब चाचा जी बैठे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी इमारतें हैं, देख रहे हैं क्या बात है, मतलब दुबई तो दुबई है. बेटा भी एकदम टशन में है कि देखो ये देखो वो देखो. थोड़ी देर के बाद गाड़ी टकराती है पोल के साथ और रुक जाती है. अब जो यंग बंदा है वो घबरा जाता है. ओ गॉड, यू नो, फरारी थी, ये है वो है. चाचा जी बिल्कुल क्वाइट बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है. तो ये बच्चा चाचा जी को पूछता है कि अरे हम ठुक गए हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? तो चाचा जी बोले मैं आया, बहुत शानदार गाड़ी, मैं बैठा, हम जा रहे थे, चला रहे थे तुम, मैं कब से सोच रहा था कि ये रुकेगी कैसे. अच्छा. अब मुझे पता चला ये ऐसे रुकती है. सो हमारी लाइफ में भी 2 ब्रेक्स होती है, एक्सटर्नल ब्रेक और इंटरनल ब्रेक. अब हम इंटरनल ब्रेक एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके एक्सीडेंट जरूर होगा. और उस एक्सीडेंट में क्या हो सकता है? फॉग, ब्रेन फॉग, मेमोरी लॉस, अटेंशन की बीमारी, हाइपर एक्टिविटी जो हम ADHD बोलते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे एक्सीडेंट्स है. अच्छा, ठीक है. तो मैम एक चीज जो माइंड में आ रही है बेसिकली वो है कि जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो हम उसके ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं. ब्रेन कंट्रोल इन द सेंस, जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की थी कि वो 0 से 5 एज का जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी क्रूशियल होता है. बिल्कुल. तो हम उसी में ही उसकी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं. जैसे चाहते हैं कि हम कि मेरा बच्चा बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्टूडियस बने, ठीक है, तो मैं उसी टाइम पे उसको स्किल्स सिखा दूँ. तो क्या ये सब पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. और नॉट जस्ट 0 to 5. 0 to 5 में पैसिव चीजें हैं क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट में है वगैरह वो ले रहा है. एक्टिवली कब आप कर सकते हो? तो एक्टिवली 7 to 15, ऑलमोस्ट वो 7-8 साल है आपके पास, जब आप उसको जितनी भी चाहे स्किल्स है वो सिखा सकते हैं. एब्सोल्युटली. और ये करना भी चाहिए. तो हमारा एक प्रोग्राम है 1% लिमिटलेस. तो हम काफी स्कूलों में जाके हुए उन बच्चों को लेते हैं वो कम्स थ्रू अवर, उनके 3 लेवल राउंड्स वगैरह पार करते हैं क्योंकि हमें उन बच्चों को यही सारी टेक्निक सिखानी है. और लार्जली आप सरप्राइज होंगे मुकुल कि हमारी कोई ज्यादा टेक्निक कोई मॉड्यूलेशन की नहीं है कि हाँ मैं ये मशीन लगा दूं या ये मशीन लगा दूं. बहुत ही सिंपल टेक्निक्स है जो कि योगिक पद्धति से है, जो कि एंशिएंट विजडम से आती है. ठीक है. तो अगर जैसे ऑडियंस जब ये सुनेगी तो अगर कोई सीखना चाहेगा आपसे तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता है? www.limitlessbrainlab.com वो हमारी लैब का एड्रेस है. और मेरा जो है www.drshwetaadatia.com. हम 4-5 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं और हमारा विजन भी यही है कि आप कैसे करके अपने लिमिटलेस पोटेंशियल्स को समझ सके, डेवलप कर सके, ताकि हम एक बहुत अच्छा नेशन, यू नो, वी कैन बिल्ड अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड विद हैप्पीनेस एंड सक्सेस फॉर एवरीवन. यही हमारा विजन है और मिशन है. ठीक है. तो ये ऑनलाइन भी आप देते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. और अगर मेरी ऑडियंस आएगी आप उनको कुछ डिस्काउंट दोगे? बिल्कुल देंगे. हम हमेशा रेडी है. सबसे जो जरूरी चीज हमारे लिए ये है कि एवरीबडी, हर बंदे को अपने पोटेंशियल्स को समझना चाहिए, उसको डेवलप करते रहना चाहिए. बिकॉज हम एक ऐसे वर्ल्ड में है, आप भी सुनते होंगे वूका, वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस. मतलब क्या होगा आगे हमें पता नहीं है, ट्रम्प क्या कर देगा पता नहीं है, AI क्या कर देगा पता नहीं है. तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? डेवलपिंग अवर ह्यूमन इंटेलिजेंस. तो हम हमेशा तत्पर है इसको करने के लिए. ठीक है. तो मैम इसी पे एक क्वेश्चन आता है जी कि जैसे अभी हम कह रहे हैं कि आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और ऑलरेडी हम इस चीज को देख भी रहे हैं कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ठीक है, हम उसको डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं. तो आपको ये लगता है कि AI कल को ह्यूमन ब्रेन को एक्सीड कर पाएगा? अब AI को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ठीक है. देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड HLMI, ह्यूमन लेड मशीन इंटेलिजेंस या ह्यूमन लाइक मशीन इंटेलिजेंस. वो क्या है? जैसे अब उस हिसाब से देखा जाए तो सीरी जो है, एलेक्सा है, वो भी एक तरीके का AI मॉडल ही है कि वो सुनता है, वो समझता है और बार बार लर्न करता है. अब सबसे परेशानी की बात मुझे पर्सनली ये फील होती है कि अब पुराने ज़माने में जब गूगल का, पुराना हो गया देखो, गूगल का ज़माना था, उतना पुराना भी नहीं है, लेकिन गूगल के ज़माने में मान लो हमें कुछ सीखना होता था तो हम गूगल करते थे, वहाँ पे जाके सारी ऑनलाइन चीज़ें निकालते थे, हम रिसर्च करते थे, उसके बाद हम हमारा ओपिनियन बनाते थे. अब क्या होता है? पीपल जस्ट गो,
गो टू चैट जीपीटी एंड से चैट जीपीटी ने बोला है, अरे चैट जीपीटी ने बोला है वो सत्य हो गया, दैट हैज बिकम द ट्रूथ। सो हमारी जो रिलायंस है, हमारी जो उसके ऊपर की डिपेंडेंसी है, जो ये है वो बढ़ते जा रही है, डिपेंडेंसी ऑन एआई। लेकिन अगर मैं एआई और एचआई की बात करूं तो ह्यूमन इंटेलिजेंस विल फॉरएवर विन। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होती है उसमें एम्पैथी, आज डॉक्टर चलो मान लो इमोशंस है, बेसिकली एम्पैथी है, एक कंसर्न है, वो एक प्रकार का उसमें केयर है, एक भावना है, जो भावनात्मक हम बोलते हैं, वो कभी भी एआई में नहीं होगा। तो हम कब सबसे बेस्ट और शानदार रोबोट बना लेंगे, लेकिन उस रोबोट की प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हो गई तो और ऐसे होते थे। देयर वाज वन एक्सीडेंट जो हुआ था, हार्ट का रोबोट था, वो बीच में बंद हो गया और उसने हार्ट को कंप्रेस कर दिया, मतलब वो बंदा जो पेशेंट था वो टेबल पे मर गया। सो ये सारी जो है वो डिफिकल्टीज है एआई के साथ। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी एआई एचआई को कंप्लीटली टेक ओवर कर लेगा, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि हम सबको एआई को समझना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और साथ साथ चलना भी पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। उसके साथ साथ इस एचआई को भी बनाते रहना पड़ेगा। ठीक है मैम, भगवत गीता में ना एक कॉन्सेप्ट है फ्लो स्टेट का। बिल्कुल। तो मॉडर्न जो न्यूरो साइंस है वो इस पे क्या बात करती है, कुछ आप इंसाइट दोगे इस पे? ब्यूटीफुल। तो फ्लो स्टेट क्या होता है? सी, जब भी मैं कोई भी काम करूं, आई एम एब्जॉर्ब्ड इन दैट, यू नो, मुझे टाइम का पता नहीं चलता है, मेरा फोकस और कंसंट्रेशन एकदम पीक पे चल रहा है। तो जब हम ये पीक परफॉर्मेंस स्टडी करते हैं, एथलीट स्टडी करते हैं, हमारे लैब में एक पैराशूट जंपर आया था, 29,000 पैराशूट जंप्स ही हैज डन, 29,000। वर्ल्ड के 0.01% में वो बंदा आता है, दैट इज हिज रैंकिंग, नॉट अ सिंगल एक्सीडेंट। और मैंने उसको यही सवाल पूछा कि होता क्या है? ही सेज आई एम इन फ्लो। जब वो ऐसा नहीं है कि हाँ कब खुलेगा, मेरा खुलेगा कि नहीं, छतरी ये होगी कि नहीं, नो, ही इज कंप्लीटली, थिंग्स आर हैपनिंग फॉर हिम, ही इज नॉट डूइंग द थिंग्स। तो ये जो मोस्ट परफॉर्मेंस होते हैं, पीक परफॉर्मर्स, उनकी लाइफ में सारी चीजें होती है, करते नहीं है। और वो क्यों है? क्योंकि वो अपने थीटा को डेवलप करते हैं। तो ब्रेन में जब हमने ज्यादा से ज्यादा थीटा बनाना लर्न कर लिया, ज्यादा से ज्यादा एक स्टेट में क्विकली इन एंड आउट करना सीख लिया, तो स्ट्रेस भी कम हो जाता है, हमारा फ्रंटल लोब जो है उसकी गति भी बढ़ जाती है, लिम्बिक सिस्टम भी काबू में आ जाता है, एंड मोस्ट टाइम्स पे हम फ्लो स्टेट में रहते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा भगवत गीता का जो मैसेज ये क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, कि कोई भी जो आउटकम है, मुझे एक्शन करना है, जो मेरे हाथ में, आउटकम पे मेरा वो नहीं है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। सो मेरी लाइफ के तो दो ही वर्ड्स है, अगर मैं बताऊं कि आज तक 46 years ऑफ माई लाइफ, एक है सरेंडर और एक है प्रेयर। सो be dedicated to the higher goal, be dedicated to that superpower, because हम वो पावर को समझ नहीं पाते हैं, so we just have to understand, acknowledge that power, and then अपना कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो। ठीक है। तो मैम एक रैपिड फायर राउंड हो जाए? बिल्कुल। शो को एंड करने से पहले। जी बिल्कुल। मैम, आपके हिसाब से बेस्ट बुक जो स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए ताकि वो अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर पाए? वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चों के लिए है ना, फ्यूचर रेडी नाउ, मेरी किताब। ओके, ठीक है। और कोई बेस्ट टेक्निक या एक्सरसाइज ताकि ब्रेन को अलर्टनेस में ला सके? हमिंग बी टेक्निक, इनसाइड आउट, एटलीस्ट फॉर 2 to 3 cycles, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, हर रोज, you see the result for yourself. Okay, ठीक है। और कोई मैसेज जो आप स्टूडेंट को, पेरेंट्स को देना चाहोगे ताकि उनके लिए वो ज्यादा प्रोडक्टिव रह सके? बिल्कुल, मेरे हिसाब से एवरी ब्रेन इज बॉर्न टू बी लिमिटलेस। एवरी ब्रेन, हर ब्रेन, तो हर कोई बन सकता है। बस द स्टेप इज कि पहले समझो क्लैरिटी ऑफ हु यू आर, कमिटमेंट, एंड देन सक्सेस इज ऑल योर्स। ठीक है। मैम, मैंने सुना आपने एक बुक भी लिखी है जी, जो काफी, आपने जितनी भी आज तक कहते हैं कि जो भी सीखा है आपने वो सब चीजें उस बुक में डाल ली है। जी बिल्कुल। ठीक है। और उस बुक का नाम है ये फ्यूचर रेडी नाउ। तो आप मेरी ऑडियंस को बताओ कि इसमें एक्चुअली में है क्या? बिल्कुल। ताकि बच्चे भी पढ़ सकें और उनको पता लग सके कि हाँ वो कैसे ट्रेन कर सकते हैं अपने आप।
सो फ्यूचर में काफी सारी चीजें आने वाली है, जैसे हम पूरी पॉडकास्ट में बात कर रहे थे, एआई आएगा, काफी सारे ऐसे नए नए प्रोफेशंस आने वाले हैं जो हमें अभी पता भी नहीं है। जैसे देयर इज गोइंग टू बी समथिंग कॉल्ड पर्सनल मेमोरी क्यूरेटर। मेरे मेमोरी को कितना कम करना है, ज्यादा करना है, उसका एक क्यूरेटर होगा। बायोप्रोस्थेटिक लिम्स, जाकि जो जिनके लिम्स नहीं होते हैं उसको एक नॉर्मल सा लिम्ब, बायोलॉजिकल लिम्ब, उसको कैसे मेंटेन डेवलप करना, एआई के लर्नर्स, एआई को ट्रेनर्स वगैरह, ये सारा कुछ हमारे फ्यूचर में ये सारे जॉब्स रहेंगे। तो हम कैसे हमारे जॉब को भी रख पाए, एक फ्यूचर बना पाए, तो उन सब का हमने रिसर्च किया था। 2030 में क्या होगा, 2040 में क्या होगा, और अभी हाल के स्टेट में मेरा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। तो उसमें काफी हमने न्यूरोमेट्रिक असेसमेंट भी डाला है, जब मुझे पता चले कि मेरा ब्रेन क्या काम करता है। तो इंडिया में जैसे 2 टाइप के मैरिजेस होते हैं, लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। तो 2 टाइप के करियर होते हैं, लव करियर एंड अरेंज करियर। मेरा अपना करियर पूरा 100% अरेंज था, क्योंकि मेरे पास ऐसे टूल्स नहीं थे। माय पेरेंट्स वर इनटू मेडिसिन, बहुत सारा मार्क्स आ गया तो आई वेंट इनटू मेडिसिन। तो जब मैंने पूरा मेडिसिन कंप्लीट कर लिया तो मेरे लिए खुद मैंने 75 साइकोमेट्रिक टूल्स किए खुद पे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मेरा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। वहां से मेरी जो जर्नी शुरू हुई, एंड आई मेट सो मेनी एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, और कैसे हम उस न्यूरोमेट्रिक टूल पे आए जिसको हम बोलते हैं माई ब्रेन डिजाइन। तो वो सारा इस बुक में है। सो इट इज फॉर एनीबडी हु वांट्स टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, सेल्फ डिस्कवरी टू सेल्फ ग्रोथ एंड सक्सेस। ठीक है। और मैम ये ऑनलाइन अवेलेबल है बुक? बिल्कुल, अमेज़न पे पूरे एवरी कंट्री में अवेलेबल है। ठीक है। तो दोस्तों, इस बुक का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी अटैच कर दूंगा, ताकि आप इसको खरीद सको। तो ये था आज का पॉडकास्ट, जिसमें हमने मैम से जाना कि ब्रेन की सुपर पावर्स क्या है। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में इसको शेयर करना, और अगर आपके कोई भी कमेंट हो कि आप मैम से कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैम आए तो मैम से हम वो चीजें जान सकें। थैंक यू सो मच। तो मुकुल तो लिमिटलेस ब्रेन है ही है, तो आप सब भी लिमिटलेस हो जाए हमारे साथ। थैंक यू। ओके मैम।